ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो आज के दिन हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 लेकर के आए हैं रासायनिक बंध का। लास्ट क्लास बहुत बढ़िया थी, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई रासायनिक बंध का निर्माण आखिर होता क्यों है, जिसको हम कहते हैं बंध निर्माण का कारण, कि रासायनिक बंध आखिर बनते ही क्यों है। और वहां पर दो प्रकार की थ्योरीज के बारे में हमने बात की थी। एक हमारी थी ओल्ड थ्योरी और एक हमारी थी न्यू थ्योरी। ओल्ड में ये था कि भाई अष्टक पूरा करने के चक्कर में बंध बनते हैं, सही है। और जो हमारी न्यू थ्योरी थी, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी, उसमें यह था कि ऊर्जा को कम करने के चक्कर में बंध बनता है। अगर देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी निकाय की, अगर किसी भी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो वो सिस्टम आपका स्थायी होगा, और अगर किसी की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है तो वो सिस्टम जो है वो आपका अस्थायी होगा। तो एक्चुअल में परमाणुओं के बीच में जो माथापुड़ी चलती है ना कि भाई बंद बनाओ बंद बनाओ बंद बनाओ, वो इसलिए होती है कि वो सब अपनी ऊर्जा को कम करके क्या होना चाहते हैं, स्थायी होना चाहते हैं। वो सब अपनी ऊर्जा को कम होकर के, अपनी ऊर्जा को कम करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये सारी जो माथाफोड़ी है वो किसकी है? स्टेबल होने की है, स्थायी होने की है, अपनी ऊर्जा को कम करने की है। एक बच्चा पूछा इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, हर एक चीज की प्रॉपर आईडी वहां पर लिंक वगैरह सब दे रखे हैं। आप इंस्टाग्राम वगैरह बढ़िया से वहां फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस डिस्क्रिप्शन को पूरा एक बार पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं। देखो, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध का एक अच्छा खासा पोस्टमार्टम आज की क्लास में हम करेंगे। आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंध जिसको हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। चलो शुरू करें, ध्यान से देखिएगा। आयनिक बॉन्ड जो है वो किन दो लोगों के बीच में बनता है, वहां से हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बंध बनता है धातु और अधातु के बीच में। ध्यान समझना, धातु इलेक्ट्रॉन देती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और इनके आपस में जुड़ने से बनता है बंध। राइट? कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक धातु ले लीजिए सोडियम, और आप एक अधातु ले लीजिए क्लोरीन। अब जरा चेक करते हैं इनके कनेक्शन को, है ना। सब लोग आगे क्लास में? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बात यहां पे बेटा, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से पता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। ये अपने बाह्यतम कोश को हटाने के चक्कर में, अब देखो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो जो बचा कुचा है वो कंप्लीट है। बचा कुचा इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए थे उतने ही है, मतलब बचा कुचा कोश जो है वो पूर्ण भरित है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि हर कोई पूर्ण भरित करने के चक्कर में मरता है। हर कोई ये कोशिश करता है कि खटाखट 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 जो है हम लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएं, हम लोग जो है नोबल गैस के अंदर चले जाएं, हम लोग अक्रिय गैस जो है उसके अंदर चले जाएं। सबकी कोशिश यही रहती है। चलो, ये एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहां से बाहर निकल गया। अब सोचने वाली बात यह है कि सोडियम के पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। 11 प्रोटॉन है सर जी। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। अभी जो सोडियम बना है उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, अर्थात उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है और जो प्रोटॉन है वो 11 है। तो कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, इसलिए यहां पे आएगा Na+। तो सबसे पहले क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन का निर्माण करती है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बंध बनता कैसे, ठीक है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती बेटा जी? धनायन बनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन को पकड़ो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नंबर है 17, उसके हिसाब से देखें 2,8,7।
इसके पास दो ऑप्शन है अपने अष्टक को पूरा करने के, या तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 2,8,8 हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गायब करके अपने बाह्यतम कोश को समाप्त कर ले। आप समझदार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि क्लोरीन को क्या करना चाहिए। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहिए, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ज्यादा बेहतर है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने बाहर निकाला है, क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और अब जो क्लोरीन बना है, देखो पहले वाले क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, प्रोटॉन भी 17 थे। अब जो क्लोरीन बना है उसमें इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है 17। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। तो ये क्या बना? -1। अर्थात जो आपकी अधातु है वो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं बेटा ऋणायन, नेगेटिव चार्ज का आयन, तो ये हो गया कर ऋणायन बनाती है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ये Na+ है, ये Cl- है, प्यार मोहब्बत होगा। अगर Na+ Cl- के साथ प्यार मोहब्बत करती है तो आपको पता है आकर्षण से ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊर्जा के बाहर निकलने से आपका निकाय स्थायी बनता है। इसीलिए ये जो Na+ है वो Cl- से मिल करके क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। और NaCl क्या कहलाता है? NaCl आपका जो यौगिक है इसको हम बोलते हैं आयनिक यौगिक, क्योंकि ये किससे मिलकर के बना है? आयन से मिलकर के बना है। ठीक है दोस्त, तो लास्ट में क्या हो रहा है? लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि धनायन तथा ऋणायन आयनिक यौगिक, धनायन तथा ऋणायन मिलकर, ओहो गंदी बात, गंदी बात, आयनिक यौगिक बनाते हैं। चल यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दो। अब आपको एक बात बताऊं, अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर एक बात बताओ, ये जो Na+ है और ये जो Cl- है, ये दोनों जुड़ करके NaCl क्यों बना रहे हैं? सवाल आ सकता है मन में कि Na+ और Cl- सर जी आपस में जुड़ करके NaCl क्यों बना रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है, Na+ गैसीय अवस्था में है, Cl- भी गैसीय अवस्था में है, और गैसीय अवस्था अस्थायी मानी जाती है। इन दोनों के ऊपर आवेश है, आवेश का होना भी केमिस्ट्री में अस्थायी होने को दर्शाता है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें आप ये चीज जानोगे कि बेटा जी अगर किसी भी के ऊपर भी आवेश है और अगर किसी के ऊपर आवेश नहीं है, तो जिस पर आवेश नहीं है वो ज्यादा स्थायी माना जाता है, वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल वैसे ही इन दोनों पे पहली बात तो गैसीय अवस्था में है, ये पंगे वाली बात है। दूसरी बात इनके ऊपर आवेश है, आवेश का होना अच्छी बात नको है, आवेश नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर जो है ये दोनों मिलकर के NaCl सॉलिड बनाते हैं, मजबूत। और दूसरा यहां पर आपका जो आवेश है वो खत्म हो चुका है, प्लस माइनस नेट आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। दूसरी बात आकर्षण, आकर्षण आकर्षण से हमेशा जो है ऊर्जा कम होती है, मतलब इन दोनों की तुलना में इसकी ऊर्जा कम होगी और ये स्थायी होगा, इसीलिए दोनों मिलकर के NaCl का निर्माण करते हैं। यस, तो आप ये बोल सकते हो कि Na और Cl अपने आप में जब अलग अलग है तो वो अस्थाई है, अनस्टेबल है। अब दोनों का मिलन हो चुका है तो ये स्थायी हो चुका है, दोनों का मिलन हो चुका है, अब ये स्टेबल है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं किसी को? कमेंट करके जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम बनाते हैं इनकी लुईस बिंदु संरचना। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जब टॉपिक को पढ़ ही रहे हो तो इतने अच्छे से पढ़ो कि बेसिक्स एकदम मस्त क्लियर हो जाए, तभी तो मजा आएगा।
लुईस बिंदु संरचना। शुरू करें बेटा, ध्यान दीजिए। सोडियम की स्थिति कैसी थी? सोडियम था 2,8,1, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 1 है। क्लोरीन की स्थिति कैसी थी? 2,8,7, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन 7 है। हुआ क्या आप सभी को पता है, सोडियम ने दो तरह से बन सकता है लुईस संरचना NaCl की। देखना ध्यान से, NaCl की लुईस संरचना दो तरह से बन सकती है, पहला और दूसरा, दोनों बता रहा हूं। पहले में ये हो सकता है कि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को, तो Na के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, Na क्या हो गया? प्लस हो गया। यस, जो क्लोरीन भाई साहब है उनके बाह्यतम कोश में खुद के जो इलेक्ट्रॉन थे वो 7 थे। वो 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन इसको भीख में मिला है, तो इसने इसको भीख दी है, तो इसके भीख के इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा दीजिए, और क्योंकि भीख लिए तो ये Cl- है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं Na+ Cl-। एक तरीका ये हो सकता है, इस तरीके से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? चलो आगे बात करते हैं। अब ये पॉइंट आता है कि NaCl देखिएगा, एक और तरीका हो सकता है, मेथड नंबर 2, ध्यान से देखिए। Na और Cl दोनों आपके सामने हैं। Cl के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, बाह्यतम कोश, ये इसका कहलाएगा बाह्यतम कोश, तो केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही दिखाने होते हैं ना, तो Cl 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 Cl। सोडियम ने, ध्यान देना इधर, सोडियम ने अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया। इस तरह से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दोनों ही तरीके अपने आप में उत्तम है। आपको यह पसंद आता है आप इस तरह से प्रदर्शित कीजिए, आपको यह पसंद आता है आप इस तरह से प्रदर्शित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही अपने आप में सही है। अब खटाक से हम लोग MgCl2 बनाते हैं। MgCl2, सोडियम नंबर 11, मैग्नीशियम नंबर 12। मैग्नीशियम के बारे में ध्यान से देखिएगा, 2,8,2, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन रवाना करने हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 क्लोरीन भिकमंगों की तरह इसके सामने आ जाएगी, हमें भीख दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो मैग्नीशियम कहेगा ठीक है लाइन लगाओ। मैग्नीशियम ने कहा चलो ठीक है तुम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जाओ। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों उसने बाहर निकाल दिए, उसके ऊपर आवेश आ गया Mg2+। अब जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये रहा, दूसरा क्लोरीन ये रहा, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली जो क्लोरीन है बच्चा पार्टी, उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की मिली हुई भीख, इस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की मिली हुई भीख 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl के ऊपर माइनस है, -1 खैट खैट, ये आपका बन गया MgCl2 का लुईस संरचना। इस प्रकार आप बना सकते हैं। सौरभ यादव जी पूछ रहे हैं कि आयनिक बंध है, हाँ जी ये आयनिक बंध है, सही है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिमाग लगाने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम है आपके पास, एक और तरीका है इसको दिखाने का। मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखने का बाबा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक भीख उसके पास, एक भीख इसके पास, इस तरह से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। छाप लो रे बाबा जल्दी से, फटाफट से छाप लो जल्दी से। चलो आगे बढ़े। डन हो गया। इलेक्ट्रोवैलेंसी, विद्युत संयोजकता, अगला टॉपिक, खटाक से छापो जल्दी से।
हाँ जी डन। चलो हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोवैलेंसी। विद्युत संयोजकता। विद्युत बोलते हैं कुछ लोग, वैद्युत भी कहते हैं, वैद्युत संयोजकता, इसको वैद्युत भी लिखा जाता है, देख लेना आप अपनी बुक में। इलेक्ट्रो जनरली वैद्युत ज्यादा लिखा जाता है, वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ऐसे ही वैद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। बहुत सिंपल है। दान या ग्रहण किए हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से देखो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें ग्रुप वन की, ग्रुप वन को पहचानते हो ना आप, जीपी वन, जीपी वन बोले तो वर्ग वन। हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद, ये सब एक इलेक्ट्रॉन दान करना पसंद करते हैं। भाई सब सोडियम के जोड़ीदार है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, ये सब भी एक इलेक्ट्रॉन दान करना पसंद करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 1 है। तो ग्रुप वन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 1 होती। किसी भी एक बंदे को पकड़ के आप ये बात समझ सकते हो। ग्रुप टू, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब देखो मैं कहता हूँ अलग अलग टाइप के बाप होते हैं, कुछ बाप रोते हैं, कुछ बाप राजी होते हैं कि हमारा बेटा कार मांग रहा है, दे दो जी, राजी राजी। हमारा बेटा कार मांग रहा है, हमारा बेटा कार मांग रहा है, रोते हैं। तो डिपेंड करता है बच्चों के और पिता के बीच में कैसा व्यवहार है, इसलिए मैं दोनों ही तरह से रखता हूँ। आपके पिताजी अगर राजी हैं तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और आपके पिताजी राजी नहीं है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, जैसा आप चाहे। ठीक है, चल मजाक से हटके आप ग्रुप याद कर सकते हैं ना। चलो अब मैग्नीशियम को देख लो, आप 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करना पसंद करता है, तो गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर रहा है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है, 2 है। तो ऐसे आप किसी भी ग्रुप की इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो निकाल सकते हैं। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, जिसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी आपके निकालने की इच्छा करें, आप आराम से निकाल के चेक कर सकते हैं। सही है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं ग्रुप 16 की, तो अब आप ग्रुप 16 की मुझे डायरेक्ट बताओ। ग्रुप 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो, आप किसी की भी निकाल सकते हो ना। ग्रुप 17 की निकाल के बताओ, फिर कल बाहर आई आंटी। अब चेक करें, ऑक्सीजन को लेकर के चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर कौन सा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8 नंबर पे आता है। तो 8 के हिसाब से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,6। तो अपने बाह्यतम कोश को भरने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पसंद करता है। और हमको तो चाहे दान हो रहा हो चाहे ग्रहण हो रहा हो, हमको केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, अरे बाबा वो 2 है। यस सुनो, -2 ना करे, -2 नहीं होगा, 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि हमें संख्या से मतलब है, हमें संख्या से मतलब है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब है, चाहे वो दान हो रही हो चाहे वो ग्रहण हो रही हो। ठीक है, आओ आओ बढ़िया, आया समझ में। -2 नहीं लिखने का रे, 2 लिखने का, 2 सही है। ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जरा चेक करते हैं। तो अगर इनको चेक करें तो इन सब का एक बंदे का पकड़ लो, नंबर 9, 2,8, गंदी बात, 2,7। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को मांगता, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसका पूरा ग्रुप यही करेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। -1 नहीं लिखने का, 1 लिखने का। सही है। चलो बताओ मुझे, समझ में आ गया सबको। ऐसे आप अलग अलग ग्रुप की निकाल सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, बड़े गंदे होते हैं यार। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो बड़े गंदे होते हैं। कैसे, सुनना, डी ब्लॉक का जो तत्व है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रोवैलेंसी प्रदर्शित कर सकता है। जैसे आप Fe को देखो, कभी कभी आपका Fe भाई साहब Fe2+ के रूप में देखे जाते हैं, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Fe2+ बनाते हैं।
कभी कभी इन भाई साहब का मन करता है ये Fe3+ बनाते हुए पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 भी हो सकती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, 3 भी हो सकती है। तो यहां अगर कोई आपसे पूछे तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 भी है और 3 भी है, तो दिमाग लगाने वाली बात यह है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती जो बदल सकती है, परिवर्ती या वेरिएबल, या इनकी विद्युत संयोजकता एक से अधिक हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में इसकी +2 भी है और +3 भी। कमेंट करिए जल्दी से। सर टाइम चेंज करो, स्कूल खुल गए हैं। बेटा जी कर लो ना मैनेज, क्लासेस बहुत ज़्यादा होती है यार मेरी, लगातार 1-1 घंटे की 4-4 क्लासेस है, कैसे कर पाऊंगा मैनेज। आप लोग एक काम कर लो ना, स्कूल से 3-4 बजे तक आ जाते हो, आई थिंक मेरी क्लास 3 बजे शुरू होती है, मैनेज कर लो यार, 3 से 4, 4 से 5, 2 घंटे क्लास है। जल्दी 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 आके आ जाओ स्कूल से भाग के, जल्दी 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 फटाफट खाना खाओ, क्लास शुरू कर दो। स्पिरिट होना चाहिए ना, घर पे आया खाना खाया पढ़ाई करने बैठ गया, सिंपल। कर लो यार प्लीज। चलो आगे बढ़े। ओके, स्कूल खुल रही है, अब मजा आएगा ना बीडू, अब आएगा मजा, अब पता चलेगा पढ़ाई किसको कहते हैं। बहुत मजे कर लिए लॉकडाउन में तुम लोगों ने। अब स्कूल में होंगे टर्म, स्कूल में होंगे टेस्ट, अब पढ़ लो, पढ़ने का समय आ गया है, टॉप करना है स्कूल में किसी भी हालत में, है ना। चलो डन। अब मैं आपको बताता हूं कि आयनिक बंध बनने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, ध्यान से देखना। शुरू करें। देखो भाई, सबसे पहली बात, आयनिक बंध बनाने में धातु का योगदान क्या है वो समझते हैं। धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, ऐसे जैसे सोडियम था ना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का दान किया, तो धातु इलेक्ट्रॉन का दान कर रही है। कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके, ठीक है। चलो बढ़िया, इलेक्ट्रॉन का दान किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का दान आसानी से कर दे तो हमें मजा आएगा, क्योंकि जितना जल्दी धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का दान करेगी उतना हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं निकलता है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। सोचो इस बारे में। तो बात यह है कि धातु इलेक्ट्रॉन का दान करती है, उसके लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, और उस ऊर्जा का नाम है आयनिक विभव। याद है, भूले तो नहीं, आयनिक विभव, आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम ऊर्जा देनी पड़े, कम से कम ऊर्जा देनी पड़े। तो अगर हम चाहते हैं कि एक आयनिक बंध बने तो आईपी क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ऊर्जा देनी नहीं पड़नी चाहिए, ऊर्जा निकाय से बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि जितनी ऊर्जा निकाय से बाहर निकलेगी उतनी निकाय की ऊर्जा कम होगी, उतना निकाय स्थायी बनेगा, उतना ही ज्यादा जिंदगी में मजा आएगा। यही बात समझ में। चलिए दूसरी बात आती है अधातु। अब अगर अधातु के बारे में सोचें तो अधातु को तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके X- बनाना है। जब अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उससे ऊर्जा बाहर निकलती है, और उसको हम कहते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो सोचो बहुत मजा आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, खूब सारी ऊर्जा बाहर निकाली, निकाय की खूब सारी ऊर्जा कम हो गई, उतना ही ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकाय से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल बने। ये ऊर्जा का चक्कर समझ में आ रहा है, ये ऊर्जा का चक्कर समझ में आ रहा है भैया सबको अच्छे से, ठीक है। तीसरा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, हम चाहते हैं सस्ते में काम हो जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन ले तो हम चाहते हैं खूब सारी ऊर्जा बाहर निकले, सिस्टम दबा के स्टेबल हो जाए। तीसरी चीज, जब इन दोनों में आकर्षण होगा और उससे आयनिक यौगिक बनेगा, तो हम चाहते हैं कि इनके आकर्षण में भी खूब सारी ऊर्जा बाहर निकले, खूब सारी ऊर्जा बाहर निकले, सिस्टम खूब सारा स्थायी बन जाए, मजा आ जाएगा ना जीवन का। तो हम ये चाहते हैं, ये क्या हो गया,
कहीं टच वच कर दिया मैंने जोश जोश में, कोई बात नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि खूब सारी ऊर्जा बाहर निकले और सिस्टम आपका क्या हो जाए भैया, स्थायी हो जाए। तो हम चाहते हैं कि यहां भी ऊर्जा बहुत ज्यादा बाहर निकले, इसका नाम है आयनिक विभव। इलेक्ट्रॉन जुड़ने से ऊर्जा बाहर निकलती है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब दो आयन मिलकर के आयनिक यौगिक बनाते हैं तो जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसका नाम है जालक ऊर्जा। नोट करिए फटाफट, लैटिस एनर्जी। तो हम क्या चाहते हैं भैया जी, हम ये चाहते हैं कि जालक ऊर्जा अधिक से अधिक हो, जालक ऊर्जा एकदम उच्च हो, जालक ऊर्जा एकदम हाई हो। यस, अब एक बार फिर से बताऊंगा आपको तीनों बातें। हम क्या चाहते हैं, आयनिक बंध जल्दी से तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, फटाफट से धातु अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, कम ऊर्जा में अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो ऊर्जा मुक्त ज्यादा हो, और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जब उस इलेक्ट्रॉन को अधातु ग्रहण करे तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकाले, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, तो सिस्टम की निकाय की ऊर्जा कम हो जाएगी और सिस्टम क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेबल हो जाएगा। हम यही चाहते हैं। तीसरी बात, जब धनायन और ऋणायन मिलकर के आपस में यौगिक बना रहे हैं उस समय भी इनके बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। एक बात अच्छे से याद रखना, जब भी इनके बीच में आकर्षण होगा उस समय भी आपकी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलेगी। तो इनका आकर्षण, हम ये चाहते हैं कि इनका आकर्षण ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि इनका आकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है। तो जालक ऊर्जा भी हमारी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों कंडीशंस होती हैं तो आपका एक अच्छा आयनिक बंध मिलता है। कमेंट करो भैया, आ गई बात समझ में? तो ये तीन कंडीशंस लिख के रख लो आप, कि धातु का आयनिक विभव कम हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो, ये तीसरा है। और तीसरा, यौगिक की जालक ऊर्जा ज्यादा हो, ये तीसरी चीज है। ये तीनों चीजें होंगी, कमेंट सेक्शन में बढ़ जाना चाहिए इन तीनों कॉन्सेप्ट से। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो आपका आयनिक बंध जल्दी 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 खट 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 बढ़ेगा। सही है, चलो आगे बढ़े। अब एक प्रश्न है आपके लिए, कौन सा यौगिक, या ऐसा कहें कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा आयनिक होगा? ये क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट अभी आपने सीखा है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा आयनिक होगा आपको बताना है। आपके पास 4 एग्जांपल है, 4 ऑप्शन है, NaF, NaCl, NaBr, NaI। दिमाग लगाना है, जो कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना है, आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आंखों के सामने आ जाएगा। इन सब में धातु तो सेम है, देख लो आप, सोडियम 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 सोडियम, इन सब में धातु एग्जैक्टली सेम है, सब में धातु सेम है, अधातु का फर्क है, FCl Br I। अधातु कौन सी अच्छी होती है? अधातु वो अच्छी होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो, अभी अभी सीखा था। अधातु वो अच्छी होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा कब होगी? जब जैफ ज्यादा होगा। चैप्टर नंबर 3। भूल गए? भूल गए ना? ऐसे आगे बोलते जाओ, आगे मैदान पीछे सपाट, जिंदगी बर्बाद। सिंपल, आगे पढ़ते जाओ, पीछे का भूलते जाओ, जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं एक चैप्टर नहीं पढ़ने से दूसरे चैप्टर में दुख पाना ही पड़ता है। तो देखो, ये सारी अधातु है, जो सबसे प्यारी अधातु होगी वो सबसे बेहतरीन आयनिक बंध बनाएगी, क्योंकि धातु सब में सेम है। इन सब में बेहतरीन अधातु वो होगी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते वक्त ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा निकालेगी। ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा वो निकालेगी जिसका जैफ बहुत ज्यादा है।
इन सब में से जेफ उसका ज्यादा होगा जिसका साइज छोटा है, इसका साइज सबसे छोटा है, तो इन सब को कंपेयर करें तो जेफ इन सब का ज्यादा है, मतलब अधात्विक गुण एफ का सबसे ज्यादा है, और जिसका अधात्विक गुण ज्यादा है वही अच्छा आयनिक यौगिक भी बनेगा। इस हिसाब से जो ऑर्डर रहने वाला है वो ये वाला होने वाला है। बताओ भैया कमेंट करके, मजा आ रही है? क्लियर है एकदम? प्रॉपर क्लियर है, बिना किसी दिक्कत के? मजा आ गया? अगला प्रश्न दे मैं तुमको। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करके बताओ इसमें कौन ज्यादा और कौन कम। LiCl NaCl KCl की RbCl। अजी बबुआ, ये क्वेश्चन तो अलग प्रकार का है। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा आयनिक बंध ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा आयनिक बंध सबसे बेहतर है। तो इसमें आप देखें अधातु सब में सेम है, हमें धातु में ही कंपेयर करना है। और धातु कौन सी अच्छी होती है रे? धात्विक गुण ज्यादा होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। धातु कौन सी अच्छी होती है? धातु वो अच्छी होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, जिसका आईपी कम हो। अभी अभी पढ़ा है आपने, जिसका आईपी कम होगा वो एक अच्छी धातु होगी। आईपी कम होने का मतलब है जेफ भी क्या हो, कम हो। तो सर्च करो इन सब में से किसका जेफ सबसे कम है, जिसका आकार सबसे बड़ा है। चैप्टर नंबर 3 मैंने ही पढ़ाया था कि भाई जिसका आकार सबसे बड़ा है उसका जेफ सबसे कम होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा। तो इन भाई साहब में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि इनका आकार बहुत बड़ा है, इनका जेफ बहुत कम है। और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मतलब इनका आईपी कम है। इनका आईपी कम है इसका मतलब ये बहुत अच्छी धातु है। और बहुत अच्छी धातु से बहुत अच्छा धात्विक बंध बनेगा, बहुत अच्छी धातु से बहुत अच्छा आयनिक यौगिक बनेगा। तो भैया जी ये आपके आयनिक यौगिक का ऑर्डर हो गया। सबसे बेहतरीन आयनिक यौगिक है आपका RbCl। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि आंसर आप लोगों ने दे दिया, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप लोगों का ऑलमोस्ट आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आगे बढ़े, चलो अब पढ़ने जा रहे हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। हेडिंग लगा ले फटाफट, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। शुरू करें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भौतिक अवस्था, कि ये किस भौतिक अवस्था में रहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाए। आयनिक यौगिकों के बारे में एक बात ध्यान रखना है, बहुत मस्त होते हैं ये। एक Na+ दूसरे Cl- को ऐसे बिल्कुल अच्छे से पकड़ के रखता है, बहुत तगड़ा। क्योंकि आयनिक बंध में एक आयन के बीच में, एक आयन और दूसरे आयन के बीच में बंध लगता है, पावर लगती है, ताकत लगती है। तो एक आयन और दूसरे आयन के बीच में बल होता है कुलाम का बल, और कुलाम का बल एक अच्छा खासा बल है। तो ये बहुत मजबूती से आपस में बंधे होते हैं, तो पास 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 होते हैं। इस चक्कर में जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होती है, ठोस रूप में ये पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में ये होते हैं। तो अगर भौतिक अवस्था की बच्चों बात करें तो इनकी भौतिक अवस्था कैसी है, सॉलिड स्टेट। क्लियर है? आ गई बात समझ में? पक्का?
चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, इनका गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। गलनांक तथा क्वथनांक। भाई एक बात बताओ आपको अच्छे से, ठोस जितने भी होते हैं ना, उनका गलनांक भी उच्च होता है, उनका क्वथनांक भी उच्च होता है। क्योंकि गलनांक का मतलब क्या है, क्वथनांक का मतलब क्या है, समझो। क्वथनांक का मतलब है कोई ठोस रूप में है, उसको आपको अणु एकदम चिपके हुए हैं पास पास, आपको उनके बीच के अणुओं की दूरी बढ़ानी है, तब वो बनेगा द्रव, गलनांक। और दूरी बढ़ाओगे तब वो बनेगा गैस, क्वथनांक। समझ रहे हो? तो आयनिक बंध एक स्ट्रॉन्ग बंध है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अलग करने में ताकत लगानी पड़ती है, अलग करने में तापमान ज्यादा देना पड़ता है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत उच्च होते हैं। लिख लीजिए इस बात को कि गलनांक और क्वथनांक इन दोनों के ही बहुत उच्च होते हैं। आपको पता है NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, मैं अभी बनाता हूं आपके सामने, आपको समझ में आए। चेक करो, Na+ हर Na को Cl ने घेर रखा है, हर Na को चारों तरफ से Cl ने घेर रखा है। अगर आप ठीक से चेक करेंगे तो हर Cl को चारों तरफ से Na ने घेर रखा है। इतना मजबूती से बना हुआ है कि इसको पिघालना बहुत मुश्किल है और इसको वाष्प में बदलना और भी मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पे गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च है। ठीक है, चलो अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग कि आपको गलनांक क्वथनांक की परिभाषा नहीं पता हो, इसलिए हम डायरेक्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि ये उच्च है, कम है, कैसा है। तीसरा पॉइंट, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। अब आता है चालकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चालकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। देखो अब यहां मैं आपको एक बहुत ही मस्त बात बताऊंगा, ध्यान सुनना। कभी भी कहीं पे भी विद्युत धारा चलती है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में करंट, कहीं पर भी अगर करंट चल रही है तो उसके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है, कहीं पे अगर करंट चल रही है उसके दो ही कारण होते हैं। पहला कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसी बात है जो आपको हमेशा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में याद रखनी है। साइंस के बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कहीं भी धारा चल रही है, लिखो कमेंट सेक्शन में, कहीं भी धारा चल रही है, दो रीजन होते हैं उसके। या तो हो सकता है वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनके चलने से धारा बन रही है, या फिर दूसरा मुक्त आयन हो, फ्री आयन। तो विद्युत धारा के चलने में दो ही लोगों का योगदान होता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिनके कारण विद्युत धारा चल रही है, या फिर मुक्त आयन है जिनके कारण विद्युत धारा चल रही है। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं NaCl को, उससे समझ में आ जाएगा कि भाई आयनिक यौगिकों का चालकता कैसे होती है। NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तो Na और Cl ऐसे पैक होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठोस अवस्था में। तो अगर आपका आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो बेटा जी Na और Cl बिल्कुल पैक है ऐसे, आयन मुक्त नहीं है, आयन फ्री नहीं है। और अगर आयन फ्री नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं कर सकते। तो जो आपका NaCl है ठोस अवस्था में आयन मुक्त नहीं है, और आयन मुक्त नहीं है, नॉट हैव फ्री आयन, और आयन मुक्त नहीं है तो विद्युत का चालन नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखें कि ठोस अवस्था में करंट फ्लो नहीं करती है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। NaCl का मतलब है नमक का डब्बा, अगर नमक के डब्बे में जाकर के सूखा नमक आपके पास है,
ठोस अवस्था में नमक आपके पास है, उसमें जाकर के अगर आप करंट लगा दोगे तो उसके अंदर जाकर के अगर आप करंट लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी किसी भी हालत में देखने को नहीं मिलेगी विद्युत धारा। आगे बात समझ में। विद्युत धारा आपको देखने में तभी मिल सकती है जब आप किसी और अवस्था में जाओ, अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि वहां पे आयन मुक्त नहीं है। अब मान लो आपने नमक को पिघाल दिया और नमक को पिघाल करके आप उसको गलित अवस्था में ले आए। गलित समझते हो? गलित मतलब लिक्विड स्टेट में, सॉलिड था लिक्विड स्टेट। अगर नमक को पिघाल करके आप गलित अवस्था में ले आए, लिक्विड स्टेट में ले आए, तो आपका Na और Cl जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। आपको पता है द्रव का मतलब ही होता है, अगर कण चिपके हुए हैं सर जी तो इसका मतलब वो जो है पास पास है, थोड़े दूर हो गए इसका मतलब वो द्रव है। तो द्रव में आयन की घूमने की जगह होती है, द्रव में आयन ऐसे चल सकते हैं, और अगर आयन चल सकते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्री आयन है और गलित अवस्था में विद्युत का चालन होगा। एक और चीज, अगर मान लो आपने NaCl को पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलने को बोलते हैं जलीय। गलित का मतलब पिघाल दिया आपने उसको, और जलीय का मतलब पानी में घोल दिया। तो अगर जल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस। अगर एक्वस NaCl है तो Na और Cl के बीच की प्यार मोहब्बत पानी तोड़ देता है और Na और Cl दोनों आयन घूमने के लिए मुक्त होते हैं और ऐसे केस में विद्युत का प्रवाह करवाते हैं। तो जलीय अवस्था में भी ध्यान रखें, आयन फ्री है और विद्युत का प्रवाह होगा। यस और नो? यस और नो बताओ, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया यहां तक? भाई बात यह है ना कि आयन फ्री होने चाहिए, विद्युत धारा का बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आयन फ्री है या इलेक्ट्रॉन फ्री है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और अगर आयन फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो विद्युत धारा कुछ भी कर लो प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आयन का और इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना बहुत जरूरी है। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है तो आयन चिपके हुए हैं, उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। अगर वो गलित अवस्था में है तो आयन दूर दूर है, वो चलने के लिए फ्री है, विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। और अगर उन्हीं को पानी में घोल दो तो भी वो फ्री है, विद्युत का चालन कर सकते हैं। सही है, आगे बढ़े। अब एक और चीज पढ़नी है लास्ट, वैसे चीजें बहुत सारी हैं बट अभी हम 4 ही पॉइंट देखेंगे, आने वाले समय में और देखेंगे। इन अभिक्रियाओं का वेग देखो, वो अभिक्रिया जिसमें आयनिक यौगिक होते हैं या जब किसी अभिक्रिया में आयनिक यौगिक भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया का वेग नहीं निकाला जा सकता। यहां वेग लिख लेना अपनी भाषा में, मैं व्हाट्सएप की भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है। यहां वेग निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आयोनिक, क्योंकि ये रिएक्शन, ये जो आयनिक रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है। खटाक से रिएक्शन हो जाती है, खटाक से रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि अभिक्रिया का वेग निकालना यहां पर पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन 10 की घात -6 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने लिया NaCl प्लस AgNO3 और इससे बना AgCl प्लस NaNO3। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह आयनिक अभिक्रिया है बेटा जी। यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, व्हाइट, इसका व्हाइट कलर का अवशेप बन गया, ये नीचे जाकर के बैठ गया। तो ये पानी में था एक्वस, ये पानी में था एक्वस, ये अवशेप बन के सॉलिड हो गया और NaNO3 क्या है, एक्वस है। इसमें कौन से आयन है, Na प्लस Cl माइनस, इसमें कौन से आयन है, Ag प्लस NO3, ये तो ठोस बन चुका है। इसमें कौन से आयन है, Na प्लस NO3। तो ये अभिक्रिया इतनी खटाक से होती है,
10⁻⁶ समझ पा रहे हो, दिमाग लगा पा रहे हो? 1 सेकंड का 10⁻⁶वां हिस्सा खत्म। तो इतनी जल्दी रिएक्शन होती है कि आप इसकी स्पीड निकाल ही नहीं सकते, आप इसका वेग निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। और अवशेप बनने वाली अभिक्रिया तो बहुत फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है, हम यहां पे वेग नहीं निकाल सकते। आपके नेक्स्ट क्लास 12th में अभी मैं पढ़ा रहा हूं, एक चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। उस चैप्टर में हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि अपन जिन अभिक्रियाओं का वेग निकालते हैं उनमें रासायनिक अभिक्रियाओं में ये अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि इन अभिक्रियाओं का वेग निकालना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव? बहुत तेजी से हो जाती है, एकदम खटाक से अभिक्रिया हो जाएगी, कैसे निकालोगे वेग? इसलिए इनका अपन नहीं निकाल सकते। ये अभिक्रिया बहुत तीव्र है, मंद नहीं है। एक बच्चा मंद लिख रहा है, बहुत तीव्र, बहुत नहीं लिख सकते ना, शुद्ध हिंदी, अति तीव्र अभिक्रिया है, अति तीव्र गति से हो जाती है, इसलिए इनका वेग निकालना संभव नहीं है। और इनमें भी ये जो अवशेप बनने वाली अभिक्रिया है ये तो और भी फास्ट होती है, ये तो और भी तेज होती है। अब अगली कक्षा में प्यारे बच्चों हम NaCl का निर्माण पढ़ेंगे, आयनिक यौगिक का पार्ट 2 आएगा जहां हम बॉर्न हैबर साइकिल को पढ़ेंगे। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास मोस्ट IMP रहेगी। तो नेक्स्ट क्लास तक आपका एक होमवर्क है कि आपको जो है यहां तक लेक्चर देख करके रखना है, अच्छे से रिवीजन करके आया करो क्लास में। अभी दूसरी क्लास है, रेगुलरली आते रहोगे, चैप्टर बहुत जल्दी मक्खन होता रहेगा। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है इसकी PPT अपलोड हो जाएगी शाम तक। एप्लीकेशन वाले बच्चे जाकर के एक एक चीज के उम्दा लेवल के नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन में एक अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स लेकर के आओ। जय हिंद। अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया ना, नीचे नंबर है उसके ऊपर मैसेज करो, कॉल करो, बैच ज्वाइन करो, बहुत सारे फायदे हैं उसके, बहुत मजा आता है बैच ज्वाइन करने के बाद, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।